सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारसनाथ रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से हुई एक युवक की मौत। प्रकाश साहू के रूप में हुई मृतक की पहचान। परिजनों ने कहा मानसिक रूप से था अस्वस्थ। स्वास्थ्य जांच कार्य में तेजी लाने को लेकर उपायुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की बैठक। 18 से 22 जून तक चलने वाले अभियान की तैयारियों की हुई समीक्षा। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना की गिरिडीह में भी हो चुकी है शुरुआत। निगम की ओर से गरीब पथ विक्रेताओं को किया जाएगा चिन्हित, दिया जाएगा 10,000 का सब्सिडी लोन। और बड़ा चौक से लेकर गांधी चौक तक 3 कुआं हुआ कूड़ेदान में तब्दील। इधर शहरी क्षेत्र में है पेयजल की भीषण समस्या। लोगों ने विधायक का ध्यान करवाया आकृष्ट। अब खबरें विस्तार से। अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ जाने से पारसनाथ रेलखंड पर सोमवार को एक 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान प्रकाश साहू के रूप में की गई है, जो बगोदर के बेको गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। पारसनाथ रेलखंड पर अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक 32 वर्षीय युवक की मौत रेलवे ट्रैक पर ही हो गई। घटना सोमवार की दोपहर की है। घटना पारसनाथ रेलवे स्टेशन के दक्षिण स्थित पोल संख्या 315/19 के पास की है। रेलवे प्रशासन को इसकी जानकारी होने पर स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। बाद में स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक के पर्स में रखे आधार कार्ड के अनुसार उसकी पहचान प्रकाश साहू के रूप में की गई है, जो बगोदर के बेकू गांव का रहने वाला है। डुमरी पुलिस द्वारा घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। वहीं शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों के अनुसार मृतक विक्षिप्त था तथा कल शाम को ही घर से निकला था। क्या नाम है जो मृतक का? किसका? प्रकाश। ये जो रेल से कट के मारा उसका नाम क्या? प्रकाश साहब। कहाँ का घर है? बेको। कैसे हुआ है ये घटना और क्या कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था क्या? फैमिली प्रॉब्लम का दिमाग हॉपलेस था। 8 दिन से एकदम इसका दिमाग हॉपलेस था। और कब से घर से निकला था ये? एक घर से कल है निकला है। अच्छा। समाहरणालय के सभा कक्ष में सोमवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में हुए बैठक में कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बताया गया कि अब जिले के सभी प्रखंडों, नगर निगम क्षेत्रों तथा पंचायतों में घर घर जाकर मेडिकल टीम 40 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच करेगी। समाहरणालय के सभा कक्ष में सोमवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त मुकुंद दास, डीआरडीए डायरेक्टर आलोक कुमार, प्रशिक्षु आईएएस सैयद रियाज अहमद, सिविल सर्जन अवधेश सिन्हा, डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, निगम के सिटी मैनेजर, हेल्थ मैनेजर, सेविका, सहिया एवं सहायिका आदि उपस्थित थी। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा स्वास्थ्य जांच कार्यों में तेजी लाने हेतु दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिले के सभी प्रखंडों एवं नगर निगम क्षेत्रों तथा सभी ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर गहन स्वास्थ्य जांच किया जाना है, जिसके आलोक में मेडिकल टीम घर घर जाकर 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करेगी। यह प्रक्रिया लगातार 18 जून से 22 जून तक चलेगा। जिले के सभी प्रखंडों एवं अन्य स्थानों पर यह सर्वे का कार्य किया जाएगा और उसके पश्चात इन सारे दिनों में किए गए सभी कार्यों में अगर किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित या कोई लक्षण वाले व्यक्ति पाए जाते हैं तो उनके लिए एक कैंप की व्यवस्था की जाएगी, जिनमें उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा एवं उनका सैंपल कलेक्ट किया जाएगा तथा चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार उन्हें क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन में रहने का दिशा निर्देश दिया जाएगा। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि चिकित्सा कर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी, सेविका और सहायिका के द्वारा घर घर जाकर किए जा रहे सर्वे के कार्यों में सभी ग्रामीणों को सहयोग करना चाहिए ताकि वे अपने दायित्वों का 100% निर्वहन कर सके एवं कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वच्छता, साफ सफाई के साथ साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन तथा मास्क का उपयोग अवश्य करें, बिना वजह से घर से न निकलें। गिरिडीह सेंट्रल जेल का टेलीफोन अब सुधर चुका है। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौर में गिरिडीह सेंट्रल जेल में पिछले कुछ दिनों से मुलाकाती बंद है। साथ ही बंदियों के उपयोग के लिए रखा टेलीफोन भी खराब हो गया था, जिससे बंदी काफी परेशान थे। कोरोना संक्रमण से गिरिडीह सेंट्रल जेल के बंदी भी प्रभावित हुए हैं। संक्रमण से बचाव को लेकर सेंट्रल जेल में 18 मार्च से ही मुलाकाती बंद है। जेल में बंद आरोपितों और सजायाफ्ता से उनके परिजन व शुभचिंतक नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं फरवरी में ही सेंट्रल जेल में बंदियों के उपयोग के लिए रिकॉर्डेड टेलीफोन खराब हो गया था। एक तो मुलाकाती बंद, ऊपर से संपर्क का साधन भी खराब। इस दौरान बंदियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जेल प्रशासन ने ई मुलाकाती सिस्टम शुरू की थी, जिसका लाभ कुछ बंदी ही उठा सके जिनके घरों में इंटरनेट और एंड्रॉयड मोबाइल थे। करीब 4 माह के बाद सेंट्रल जेल का मोबाइल फोन ठीक हुआ है। बताया गया कि डालसा और प्रधान जिला जज दीपक नाथ तिवारी ने निरीक्षण के दौरान जल्द टेलीफोन सेवा शुरू करने को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। प्रधान जिला जज के फटकार और निर्देश के बाद टेलीफोन तो बन गया, अब उसका उपयोग कैसे किया जाएगा? बंदी को अपने घर या अधिवक्ता से बात करने के लिए मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बंदी एक निश्चित राशि भुगतान कर ही बात कर सकते हैं। 3 माह से जेल में मुलाकाती पूर्णतः बंद है। ऐसे में इन बंदियों को जरूरी काम के लिए न्यूनतम राशि भी मिलनी बंद हो गई है। जब बंदियों के पास पैसे नहीं होंगे तो वे टेलीफोन से कैसे बात कर पाएंगे? कुछ बंदी ऐसे भी हैं जिनके घरों में जेल में रहने की सूचना तक नहीं है। अब यह चिंता बंदियों में लाजमी है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचने को लेकर बंदियों का कपड़ा समेत जरूरी सामान भी ले जाने की अनुमति नहीं है। बरमसिया मौजा में अर्गा घाट रोड के 2 स्थानों को सोमवार को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उपायुक्त के आदेश के बाद अतिक्रमण मुक्त कर दोनों स्थानों पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है। अब अगर कोई दोबारा जमीन को अतिक्रमित करेगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्र के बरमसिया मौजा में पड़ने वाले अर्गा घाट रोड के 2 स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इसको लेकर सदर सीओ रविंद्र कुमार सिन्हा सदल बल दोनों स्थानों पर पहुंचे और अतिक्रमण क्षेत्र को मुक्त कराते हुए यहां सरकारी बोर्ड लगा दिया। बताया गया कि यह गैर मजरूआ खास जमीन है, जिसमें एक में सहकारिता भवन संचालित था, वहीं दूसरे स्थान पर व्यापार मंडल संचालित था। फिलहाल खाली रहने की वजह से कुछ लोगों ने इसे अधिक्रमित करते हुए खटाल बना लिया था। इसी बात की सूचना के बाद प्रशासन की टीम यहां पहुंची और अधिक्रमित क्षेत्र को खाली करवाया। बताया गया कि उपायुक्त के आदेश से तत्काल दोनों स्थानों पर बोर्ड लगाया गया है। इसके बाद भी अगर लोग इसे अधिक्रमित करेंगे तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बरमसिया मौजा में टोला अर्गा घाट गरमजरा खास भूमि पर सरकारी सहकारिता भवन और गोदाम बना हुआ था। बहुत दिनों से लोग अतिक्रमण किए हुए थे, खटाल बना करके इसको मुक्त कराया गया और इसमें सरकार की तरफ से बोर्ड लगाया गया कि अब जो भी इसको अतिक्रमण करेंगे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, सीज कर लिया जाएगा। और कहाँ पे किए सर? इसी के बगल में एक और सहकारिता भवन है, अदालत है, यहाँ पर 20 हुआ है, जमीन था यहाँ पर। नवडीहा ओपी क्षेत्र के वासेटान में एक 15 वर्षीय किशोर की मौत करंट की जद में आने से हो गई। बताया गया कि युवक विवाह समारोह में खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए जा रहा था। इसी क्रम में वह जनरेटर कनेक्शन से टकरा गया और यह घटना घटी। नवडीहा ओपी क्षेत्र के वासेटान में एक हृदय विदारक घटना में एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि गांव में जयप्रकाश राणा का 15 वर्षीय पुत्र गुरुदेव शर्मा एक विवाह समारोह में गया था। खाना खाने के बाद वह हाथ धोने के लिए जब आगे बढ़ा तो अचानक फिसल कर गिर पड़ा और जनरेटर के कनेक्शन से टकरा गया। इस क्रम में वह करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नाम हुआ आपका? रामकृष्ण प्रसाद शर्मा। ये कौन लगते हैं? हमारा भतीजा है क्या नाम है आपका? सर गुरुदेव शर्मा। और कहाँ घर है? घर नवडीहा बरोटा।
क्या हुआ था? करंट लग गया, शादी में गया था खाने के लिए, फिसल गया, तार पर हाथ चल गया, उसी में एक्सपोर्ट डेट कर दिया या कहीं और हॉस्पिटल लेके गए थे? स्पॉट डेथ हम लोग कैसे जाने, हम लोग तो आए थे सदर डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट आए हॉस्पिटल, तो यहाँ डॉक्टर साहब जो है से बताया कि इन्हें डेथ कर गया। कब की घटना है ये घटना 3:30 पौने 4 बजे की। किनके यहाँ शादी व्यवस्था था? ये गांव में था, लाल बहादुर महतो के यहाँ। एक और जहां इस भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति की भारी किल्लत हो रही है, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र के प्रमुख इलाकों में कई कुएं ऐसे हैं जिनमें कचरा भर गया है। स्थानीय लोगों ने विधायक से उन कुओं के जीर्णोद्धार करने का आग्रह किया है। एक तो इस भीषण गर्मी में शहरी क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या है, ऊपर से शहरी क्षेत्र के मुख्य इलाकों का कई कुआं कूड़े कचरे और गंदगी के अंबार से भरा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं बड़ा चौक से लेकर गांधी चौक तक, जो शहर का प्रमुख रिहायशी स्थित इलाका है। इस क्षेत्र में लोगों की प्यास बुझाने वाला 3 कुआं कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। पेयजल समस्या के निराकरण को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन ना ही प्रशासन और ना ही निगम का ध्यान इस ओर जा रहा है। इस बाबत स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कुआं पहले काफी उपयोगी था और कई घरों और होटलों में इस कुएं से पीने का पानी जाता था। कई भार वाले मजदूर पानी ढोकर जरूरतमंदों तक इस कुएं से पानी पहुंचाते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन देखते ही देखते कुआं में गंदगी डाली जाने लगी और तीनों कुआं वक्त के साथ कूड़ेदान में बदल गया। स्थानीय लोगों ने सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करवाया और कहा कि अगर इन तीनों कुएं का जीर्णोद्धार किया जाए तो इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या समाप्त हो सकती है। सर्वप्रथम तो नगर निगम के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, मैं उनके समक्ष कुछ मैं बात कहना चाहूँगा। एक आम नागरिक होने की हैसियत से मैं सनी कुमार यादव, ये कुआं विगत 40 वर्षों से यहाँ पर ये कुआं है और ये कुआं जब से मेरी होश आई है तब से मैं इस कुआं को मैं देख रहा हूँ और ये कुआं विगत 10-15 वर्षों से इसी तरह पड़ा हुआ है, इसका पानी यूज़ नहीं हो रहा है। और एक समय ऐसा था कि इस कुएं के पानी से सारा गांधी चौक के जितने भी दुकानदार हैं, छोटे मोटे दुकानदार जो गुपचुप बेचते हैं, जो डोसा चाट बेचते हैं, तो उनके पानी की मुहैया यहीं से होती थी और इसका पानी बहुत ही मीठा पानी था। लोग इस पानी से काफ़ी हद तक यहाँ पर इसका काम किया जाता था, यूज़ होता था। सारे दुकानदार लोग इससे काफ़ी इससे अच्छे थे। मगर ये कुआं 15 साल से ये इसी तरह पड़ा हुआ है। गंदगी इसमें काफ़ी भारी मात्रा में है। ईंटा, पत्थर, प्लास्टिक, कूड़ा करकट जितना भी है, तरह शराब की बोतलें उतले, ये सब इसमें पड़ा हुआ है। तो मेरा आदरणीय श्री सुनील पासवान जी मेयर साहब से मेरा निवेदन होगा कि अगर ये कुआं नगर निगम के माध्यम से अगर साफ़ करवा दिया जाता है तो आने वाले कल में गिरिडीह के नगरवासियों को, गिरिडीह के गांधी चौक के जो जनता जनार्दन है और भी कोई भी व्यक्तिगण है, सबको यहाँ पर आसानी होगा, पानी मिलेगा। इसे नगर निगम के द्वारा आप लोग अवगत कराएं, इसकी शिकायत, लिखित शिकायत दिए हैं? इस तरह बात दरअसल ऐसा है कि इसकी कोई सूद लेने के लिए कोई हम लोग के पास आया ही नहीं। तो कहता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लोग अपने आप में मशगूल हैं, तो लोगों को कुछ चिंता नहीं है। आज आप यहाँ पर आए हैं तो ये मुझे बहुत ही बोलने में हर्ष और खुशी हो रहा है कि आप यहाँ सूद लेने के लिए आए हुए हैं, गिरिडीह के जनता के तकलीफ़ों को देखने के लिए आप आए हुए हैं। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनी कुमार यादव है। कौन सा एरिया है? ये गांधी चौक, आपके गिरिडीह शहर के एक समझ लीजिए एक तरह से हार्ट है, ये कलेजा है। ये चाहूँगा कुआं के जस्ट बगल में, आप एक बार कैमरा को उधर करें आप कृपया करके, ये शौचालय का निर्माण कराया गया है कुआं के जस्ट बगल में। और इतना साफ सफाई होती है, कुछ भी नहीं, बेशुद्ध पड़ा हुआ, ना इसमें किवाड़ लगा हुआ है, ना दरवाज़ा लगा हुआ है। उसी तरह ये गंदगी का अंबार इसमें पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी।
उधर भी आप इस साइड भी आके देख सकते हैं। और शहर की शौचालय की स्थिति यही बनी हुई है। पहले दिन वहाँ आया यहाँ से आप देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। और पहले ये कुआं जो है, ये पहले बगल में सिनेमा हॉल था जिसका नाम जीवन टॉकीज था। जितना भी आदमी जीवन टॉकीज में सिनेमा देखने आते थे इसी कुइयाँ से पानी पीते थे, क्योंकि उस समय हॉल में पानी का व्यवस्था उतना नहीं था। अगल बगल अभी तो बड़ा बड़ा मॉल बन गया है, लेकिन उस समय छोटे छोटे दुकान थे। सारे दुकानदार के पानी की पूर्ति इसी कुएँ से होता था। लेकिन विगत 30-40 साल से इस कुइयाँ पर ध्यान देना बंद कर दिया, खास करके नगर पालिका था उस समय, उसी समय से ये बंद था। तो हम लोग आशा किए थे कि नगर निगम बनने के बाद ये सब कुइयाँ का साफ़ सफाई होगा, क्योंकि निगम मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा साफ सफाई है। लेकिन निगम बनने का बाद भी अभी तक कोई भी सूद नहीं लिया गया है इस कुइयाँ पर। तो यही आग्रह करते हैं कि ये साफ़ किया जाए और जिससे आसपास के जनता और शहरवासी को पानी पीना मिले। बड़ा चौक में जो कुआं है ये कुआं में पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या ये कभी साफ सफाई नहीं होता क्या? साफ सफाई क्या होगा, नगर निगम के द्वारा एक कुआं का निर्माण हुआ था। कुआं का जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन से लेके आज तक पानी इसमें नहीं निकला, और यह अभी कुआं गंदगी के अंबार से पूरा चल रहा है। जितने भी अगल बगल के दुकानदार लोग हैं, इसमें छाए प्याली कूड़ा करकट इसमें डाला जाता है, उसी से यह कुआं को भर दिया गया। इसमें आदमी पानी पीने के आएंगे, गंदगी देख के ही भाग जाते हैं। और बगल में शौचालय है, शौचालय का भी निर्माण सही तरह से नहीं हुआ। जैसे तैसे आदमी बाथरूम कर रहे हैं, रोड किनारे कर रहे हैं, आदमी का निर्माण सही समय पर नहीं हो रहा। नगर निगम इसको शुद्ध नहीं ले रही है। नगर निगम से निवेदन है कि इसको तत्काल देखते हुए इसको कानूनी कार्रवाई करे और इसको साफ़ सफाई करवाए, ताकि इससे बीमारी आने से बचे। अभी बरसात का दिन आने वाला है, बरसात के दिन में बहुत सी बीमारी आती है, मलेरिया, डायरिया, ये सब बीमारी आने की संभावना रहती है। इसी को देखते हुए नगर निगम इसको कड़ी कार्रवाई करते हुए कुआं को सफाई किया जाए और बाथरूम सही ढंग से किया जाए। कब कुआं बना था? कुआं लगभग 15 साल पहले बना था। के पीछे जो है ये कुआं में गंदगी पसरा हुआ है, कभी क्या ये नगर निगम से कभी साफ सफाई हुआ है ये नहीं? साफ सफाई नहीं, शुरू से इसमें कचरा ही फेंका जा रहा है। कुआं में अगल बगल का दुकानदार लोग कचरा ला के फेंक देता है। कब कुआं बना था? आज से हो गया 15 साल पहले ही कुआं बना हुआ है। इसका कुआं का पानी का यूज़ कोई पानी कुआं में नहीं निकला। कब उद्घाटन किया गया था? उद्घाटन वही बता रहे 15 साल हो गया उद्घाटन किया हुआ। पानी नहीं आया था, उसी समय उद्घाटन भी हो गया था। कभी साफ सफाई नहीं हुआ? का पानी जमा था। कभी साफ सफाई नहीं होता है? नहीं, साफ सफाई नहीं। कौन सा जगह? बगल में बाथरूम बना हुआ कुआं का अटैच में, कुआं के बगल में तो बाथरूम कौन सा एरिया है? कौन सा जगह? बड़ा चौक। नाबार्ड की ओर से झारखंड के 5 जिलों में भी राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की जा रही है। बताया गया कि यह अभियान बेरोजगारी दूर करने में काफी सहायक होगी। इसके अंतर्गत उद्यमिता विकास एवं रोजगार सृजन के घटकों के लिए ऋण में 50% तक अनुदान का प्रावधान है। 6 राज्यों के 90 जिलों में राष्ट्रीय पशुधन मिशन लागू होने वाला है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने गिरिडीह समेत देश के 90 जिलों का चयन इसके लिए किया है, जिनमें झारखंड के 5 जिले भी शामिल हैं। नाबार्ड की ओर से यह मिशन शुरू किया जा रहा है। इसके लिए नाबार्ड के प्रधान कार्यालय मुंबई ने आगामी 4 माह में सघनता से इस मिशन को लागू करने का निर्देश दिया है। कोरोना संकट के बीच सरकार की यह बड़ी राहत है। बेरोजगारी दूर करने में यह योजना सहायक सिद्ध होगी। नाबार्ड की ओर से यह पशुधन विकास के लिए बैंक ऋण संबंध अनुदान की केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत उद्यमिता विकास एवं रोजगार सृजन के घटकों के लिए 50% तक अनुदान का प्रावधान है। इस बाबत नाबार्ड के डीडीए अमित गौतम ने विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि उक्त मिशन के तहत कुक्कुट पालन, बतख पालन, अंडा उत्पादन, बकरी पालन, जुगाली करने वाले अन्य छोटे पशु जैसे भैंस पालन, सूकर पालन, पशु अपशिष्ट प्रबंधन, पशु चारा भंडारण व निर्माण आदि कार्यों के लिए ऋण देने का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड द्वारा
केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन लागू करने के लिए गिरिडीह जिले का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में 6 राज्यों के 90 जिलों का चयन किया गया है। ये वैसे जिले हैं जहां पर कोविड आपदा के दौरान सबसे ज़्यादा संख्या में मजदूरों का वापसी हुआ है। इस योजना के विभिन्न घटकों में इच्छुक लाभार्थी अपने नज़दीकी बैंक शाखा में ऋण आवेदन देकर कुल योजना लागत का 50% तक अनुदान पा सकते हैं। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना को लेकर सर्वे कार्य गिरिडीह में प्रारंभ कर दिया गया है। बताया गया कि पथ विक्रेताओं को सहायता देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से पथ विक्रेताओं को लोन दिया जाएगा, जिसमें 60% सब्सिडी होगी। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत हो चुकी है। गिरिडीह में भी इसको लेकर सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से सड़क किनारे ठेला खोमचा लगाने वाले पथ विक्रेताओं का व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुका है। उन्हीं को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस बाबत गिरिडीह नगर निगम के सिटी मिशन मैनेजर राजन सिंह ने बताया कि यहां भी सर्वे के माध्यम से पथ विक्रेताओं को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें सरकार की ओर से 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। बताया गया कि इस लोन में 60% सब्सिडी रहेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन पर हर महीने 100 रुपया कैशबैक भी आएगा। बताया गया कि कार्यशील पूंजी के रूप में सरकार पथ विक्रेताओं को मदद करेगी ताकि वे फिर से आत्मनिर्भर बन सकें। आत्मनिर्भर निधि मतलब तुमको आत्मनिर्भर करने का सरकार का योजना है। इसके तहत सरकार क्या काम कर रहा है आपको कि 1 साल के लिए 10,000 रुपया का लोन दे रहा है। 1 साल के लिए 10,000 रुपया का आपको लोन दे रहा है, जिसको आपको चुकाना है। ठीक है, जो महिला ग्रुप लोग को लोन मिलता है ना, उस हिसाब से चुकाना है। और इसमें आपको जो है 60% तो सरकार की तरफ से सूद में माफ़ी मिलेगा। ठीक है, देखो 402 रुपया तुमको 7 रुपया सब्सिडी के हिसाब से 402 रुपया तुमको सरकार की तरफ से माफ़ी मिलेगा जब पैसा तुम टाइम पे चुकाओ। ठीक है, और इसमें अगर मोबाइल से तुम पैसा लेन देन करते हो खाता वाला तो 100 रुपया हर महीना देगा अलग से सरकार। सिखा देवो, हम तोरा सिखा देवो, हमारा नौकरिया है, वो ट्रेनिंग देवो एक बार। तो ओकरा से 100 रुपया अगर मोबाइल से लेन देन करबी ना तो हर महीना 100 रुपया सरकार कैशबैक देती। ठीक है, तो तोरा टोटल जो है सो 1,602 रुपया सरकार से मिलता। कितना मिलता? 602 रुपया, 1,602 रुपया। और तोरा लोग सूद कितना लग रहा है? 1,349 रुपया। तो फायदा कोविड-19 को लेकर जो लोग पथ विक्रेता हैं खास करके, या जो गरीब लोग हैं जिनका रोजगार टोटली मार खा गया और उनका मंदी का दौर से वो गुजर रहे हैं, और इसके लिए जो है सो केंद्र सरकार इनका मतलब बहुत संयम, इनके संयम को धन्यवाद करते हुए इनको जो है सो प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि एक योजना का शुभारंभ की है। जिसके तहत जो है हर एक पथ विक्रेता को, चाहे जो भी हो, चाहे वो सब्जी बेच रहा हो, फल बेच रहा हो, घूम घूम के आइसक्रीम बेचता हो, वो चूड़ा क्या भूंजा बेचता हो, जो भी चीज़ हो, वो सभी लोगों को जो है सो 10,000 रुपया का 1 साल के लिए जो है सो लोन प्रोवाइड कर रही है, जिसमें 60% का सब्सिडी है। और अगर उन लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के थ्रू काम करता है तो 100 रुपया का सरकार के तरफ से उनको कैशबैक भी हर एक महीना मिलेगा। तो ये लोन है उनको जो है सो कार्यशील पूंजी माने वर्किंग कैपिटल जो कहते हैं, कि धंधा मार खा गया था तो वो गवर्नमेंट इनको 10,000 रुपये का लोन देके सहायता कर रही है कि भैया 10,000 रुपये लो और अपना कारोबार को फिर से चालू करो और तुम्हारी आजीविका में जो तुमको मदद पहुंचा सके। तो इस योजना के तहत जो है सो गिरिडीह नगर निगम में 15 तारीख आज से हम लोग काम चालू कर दिए हैं। इसको लेकर जो है सो हम लोग जो है सो एक स्टीयरिंग और मॉनिटरिंग कमेटी भी बना है, जिसमें TVC के मेंबर, टाउन वेंडिंग कमेटी जो अपने शहर की है उसके मेंबर हैं, हमारे SHG के मेंबर्स हैं, ALF हैं और बाजार समिति के लोग हैं, अपने नगर निगम के 2-4 अधिकारी हैं।
इस तरह से करके एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है और ये 25 तारीख तक सर्वे करने का भी ऑर्डर है कि पूरे शहर में सर्वे कर लिया जाए कि जेन्यून पथ विक्रेता कितने हैं, एकदम जेन्यून, और उसमें से कितने लोगों को ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि का लाभ लेना। तो ये 25 तक हम लोग आज से जो है तो सर्वे चालू कर दिए हैं, लोगों को बता रहे हैं। फुटपाथी दुकानदारों को जो लाभ देंगे इस तरह का जो योजना का, उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा इसके लिए? उनसे डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली देखिए क्या है, आधार कार्ड तो मस्ट है सर। आधार कार्ड के साथ जो है सो इनसे बैंक खाता मांगा जा रहा है जो आधार लिंक हो, ठीक है। एक टेलीफोन नंबर चाहिए, अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, उनके लिए जो 100 रुपये कैशबैक लेने में इनको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और आधार कार्ड ले रहे हैं ताकि उनका एक डेटाबेस समुचित बन सके, जिससे आगे चलकर इनको आयुष्मान कार्ड का भी लाभ दिवा सके। श्रम योजना का जो श्रम कार्ड वगैरह बनता है उसको भी हम इनको पथ विक्रेताओं को दिलवा सकें। भाजपा की जनसंवाद रैली की तैयारी हेतु सरिया पूर्वी क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच एक बैठक सरिया में संपन्न हुई। बैठक में अधिक से अधिक लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा के जनसंवाद कार्यक्रम में जोड़कर रैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई। सरिया प्रखंड के कोयरीडी भाजपा मंडल अध्यक्ष रामाशंकर ठाकुर के आवास में जनसंवाद रैली की तैयारी हेतु सरिया पूर्वी क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के जिला महामंत्री सह प्रभारी देवराज उपस्थित हुए। यहां बैठक की अध्यक्षता रामाशंकर ठाकुर ने की। बैठक में मुख्य बिंदु जनसंवाद रैली में अधिक से अधिक लोगों को भागीदारी सुनिश्चित हो, इस पर चर्चा की गई। इस बाबत नेताओं ने बताया कि 21 जून को शाम 4 बजे से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसंवाद रैली होगी। जिले के विभिन्न प्रखंडों में बैठक के जरिए जनसंवाद रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। यहां इस बैठक में जिला परिषद सदस्य सरिया पूर्वी अर्जुन प्रसाद आर्य, सांसद प्रतिनिधि सरिया प्रखंड मनोज वर्मा, मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ठाकुर, अनिल कुमार शर्मा, कोयरीडी उप मुखिया प्रतिनिधि सह सरिया प्रखंड के कमल क्लब के कोषाध्यक्ष रामदेव ठाकुर, रोहित साव, अमरनाथ सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। 21/6/2020 संध्या 4 बजे पूरे झारखंड प्रदेश में वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ है। इसमें मुझे अपने मंडल के लिए दायित्व मिला है। मैं भरपूर कोशिश करूंगा और ये मेरे मंडल से ये वर्चुअल रैली शानदार तरीके से सफल होगा और इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है और तैयारी कर भी रहा हूँ। 21 जून शाम को 4 बजे पूरे झारखंड प्रदेश में जनसंवाद रैली होनी है। उसमें कोरोना लोकसभा के अंतर्गत सरिया प्रखंड के ये मेरे लिए जिम्मेवारी है कि इस जनसंवाद रैली को मैं पूरी तरह सफल करूं। इसके लिए जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, हमारे नेतागण हैं, इसमें पूरी तैयारी हमें चल रही है। सारे लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे और 4 बजे शाम को 21 तारीख को वर्चुअल रैली का संबोधन जो सेंट्रल से होगा, केंद्रीय नेतृत्व में होगा, उनको सुनेंगे और मोदी जी का जो कार्यकाल रहा पिछले साल, 1 साल जो पूरा हुआ, उसमें क्या क्या उपलब्धियां हमने हमारे देश के लिए की सरकार ने, उनको जानेंगे और पूरी जनता तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय है, झारखंड में वर्चुअल रैली होना। इसका समय 21 तारीख को शाम 4 बजे है। हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना में पूरी दुनिया पूरी तरह से जूझी हुई है और पीड़ित है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचकर उनको राशन देने का काम किए, उन तक मास्क बांटने का काम किए, उन तक सैनिटाइजर पहुंचाने का काम किए, उन तक काढ़ा जो कोरोना की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, उस काढ़ा के सामग्री को बांटने का भी काम किए हैं। और 1 साल इसी क्रम में हमारा 1 साल पूरा भी हो गया सरकार का। मोदी जी के नेतृत्व में देश मोदी पार्ट 2 का 1 साल पूरा हो गया और 1 साल में कई ऐसे मुद्दे जो बरसों से ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, उन विषयों को माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत ही आसानी से और गंभीरतापूर्वक उसका निष्पादन किया। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के जन्म स्थान की जो विवाद चल रहा था, उस पर भी इसी सरकार के समय ही उसका निष्पादन हुआ और अब भव्य राम मंदिर का भी निर्माण होने जा रहा है। धारा 370 हम कहते थे,
अगर कोई कश्मीर का समस्या ऐसा था कि कन्याकुमारी या पंजाब या आसाम में भी अगर कोई युवा है तो वो भी यह नारा लगाता था, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वह सारा का। ओबीसी महासभा के छात्र मोर्चा ने विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपा है। इस बाबत बताया गया कि ओबीसी की जातिगत जनगणना, विधानसभा और लोकसभा में सीटों के आरक्षण सहित अन्य कई मांग किए गए हैं। ओबीसी महासभा के छात्र मोर्चा ने सोमवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपकर विभिन्न बिंदुओं पर अपनी मांग रखी है। इसको लेकर महासभा के छात्र इकाई जिलाध्यक्ष मोहम्मद इरफान आलम ने कहा कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने एवं समस्त क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने समेत अन्य बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है। बताया गया कि महासभा की ओर से बिंदुवार मांग की गई है, जिसमें मुख्य रूप से ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने हेतु जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग रखी गई है। वहीं संख्या बल के आधार पर विधानसभा और लोकसभा में सीटों के आरक्षण की मांग भी की गई है। इसके अलावा न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में भी ओबीसी के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने की मांग रखी गई है। इन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज 15/6/2020 को ओबीसी महासभा की ओर से पूरा इंडिया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह लोधी जी के आदेश के अनुसार और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनुराग जी के आदेश के अनुसार हम लोगों ने उसके आदेश को पालन करते हुए आज गिरिडीह डीसी जी को मैंने एक आवेदन सौंपा, जिसमें ओबीसी का जो हक मिलना चाहिए, ओबीसी का जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ओबीसी को 52% आरक्षण दिया था, मगर सच्चाई और ये हकीकत ये है कि अभी हमारे सरकार ने कहते हैं कि 27% ओबीसी को हम आरक्षण दे रहे हैं, मगर हकीकत और सच्चाई और ज़मीन पर देखा जाए तो ओबीसी समाज को मात्र 5% आरक्षण मिल रही है। उसी को लेकर तमाम ओबीसी युवा और तमाम ओबीसी परिवार इकट्ठा होकर आज हम लोगों ने एक आदेश जारी किया था कि तमाम जिला में उपायुक्त महोदय से मिलकर और हम लोग ये आवेदन सौंपेंगे कि ओबीसी का जो हक है, ओबीसी का सभी विभाग में जो आरक्षण मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, मगर वैसा मिल नहीं पाता है। हम लोगों से यही रिक्वेस्ट और आग्रह है हमारे सरकार, केंद्र सरकार से कि ओबीसी का आरक्षण 27% आप कहते हैं तो 27% जमीन देने की काम करें। और झारखंड सरकार से हमारी मांग है कि हमारे झारखंड सरकार ओबीसी समाज को आप जो चुनाव में घोषणा किए थे वो मुकम्मल पूरा करने के काम करें और ओबीसी समाज को आरक्षण 27% झारखंड सरकार देने की काम करें। यही हमारी मांग है सरकार से। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारसनाथ रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से हुई एक युवक की मौत। प्रकाश साहू के रूप में हुई मृतक की पहचान, परिजनों ने कहा मानसिक रूप से था अस्वस्थ। स्वास्थ्य जांच कार्य में तेजी लाने को लेकर उपायुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की बैठक। 18 से 22 जून तक चलने वाले अभियान की तैयारियों की हुई समीक्षा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना की गिरिडीह में भी हो चुकी है शुरुआत। निगम की ओर से गरीब पथ विक्रेताओं को किया जाएगा चिन्हित, दिया जाएगा 10,000 का सब्सिडी लोन। और बड़ा चौक से लेकर गांधी चौक तक 3 कुआं हुआ कूड़ेदान में तब्दील। इधर शहरी क्षेत्र में है पेयजल की भीषण समस्या, लोगों ने विधायक का ध्यान करवाया आकृष्ट। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।